नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। सबसे पहले खबर इजराइल हमास युद्ध की, जो अब धीरे धीरे एक बड़े मानवीय संकट में तब्दील हो चुका है। गाजा में जो स्थितियां हैं वो बहुत ही अमानवीय हैं इस समय, और इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है हमास को निशाना बनाने के लिए। हमास के 3 कमांडर अब तक इजराइल के मुताबिक ढेर हो चुके हैं। इस बीच इजराइल अब 3 तरफा हमले की तैयारी में है गाजा पर। इजराइल की एयरफोर्स के विमान लगातार गाजा के अंदर हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है। कुछ टीमें इजराइल की सेना की गाजा में उत्तर की तरफ से अंदर घुस चुकी हैं, हालांकि टैंक और तोप अभी अंदर नहीं गए हैं। और इसके अलावा इजराइल की नौसेना भी अब हमास पर हमले की तैयारी में है। भूमध्य सागर से यानी 3 तरफा हमला हमास पर इजराइल अब करेगा, और एक तरह से गाजा को पूरी तरह से घेर लिया गया है, जमीन से भी, पानी से भी और आसमान से भी। इजराइल का दावा है कि उसके हमलों में अब तक हमास के 3 टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। इजराइल की एयर स्ट्राइक में आज हमास के कमांडर अल खेदरा के मारे जाने की खबर है। इससे पहले कल हमास का कमांडर अबू मुराद मारा गया था। अबू मुराद हमास के हवाई जो टीम थी जिसने हवाई रास्ते से हमला किया था उसका प्रमुख था। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक अबू मुराद ने दक्षिण इजराइल में हुए हमास के हमले में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, तो वो भी मारा जा चुका है, ऐसा इजराइल का दावा है। और इजराइल अब गाजा के अंदर पूरी तरह से घुसने की तैयारी में है। और जो हमला गाजा में हो रहा है इजराइल की सेना के द्वारा, उससे एक बड़ा इलाका जो है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। वहाँ इमारतें ज़मीन में मिल चुकी हैं, मिट्टी में मिल चुकी हैं, और जो लोग हैं वो आम लोग, वो सबसे ज़्यादा इसका शिकार हैं, इस हमले का, इजराइल और हमास के बीच युद्ध का। गाजा के जो डॉक्टर हैं उन्होंने रविवार को कहा कि अस्पताल घायलों से भरे हुए हैं। अगर ईंधन और बुनियादी चीज़ों की सप्लाई फिर शुरू नहीं हुई तो हज़ारों लोग मर सकते हैं। ये लोग घायल हैं, इन्हें तुरंत उपचार की ज़रूरत है। बिजली न होने की वजह से अस्पताल काम नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से पानी और बिजली की सप्लाई भी इजराइल ने काट दी है गाजा में। फ्यूल के ट्रक भी गाजा नहीं जा पा रहे हैं, इस वजह से ईंधन का संकट हो गया है। वहाँ जनरेटर नहीं चल सकते हैं, और इस कारण कई ज़रूरी काम जो बिजली पर निर्भर थे वो नहीं हो रहे हैं। और आम जो लोग हैं गाजा के, वो इस सब को जो है एक तरह से ये पूरा संकट एक अंतिम तौर पर उनको ही प्रभावित कर रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ज़मीनी रास्ते से, एक तरह से समुद्र के रास्ते से और हवाई रास्ते से, तीनों तरफ से इजराइल ने घेराबंदी कस दी है। और जो हमले गाजा में इजराइल के हुए हैं उसके बाद स्थानीय लोग मलबे में अपनों को ढूंढने में जुटे हैं। इजराइल का दावा है कि वो हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है, लेकिन इन हमलों की चपेट में बड़ी तादाद में रिहायशी इलाके आ रहे हैं और वहाँ रहने वाले लोग इसका शिकार हो रहे हैं। इजराइल ने कहा है कि उत्तर गाजा को खाली कर दिया जाए। इस सिलसिले में उसने 3 घंटे का आज भी जो अल्टीमेटम दिया था वो ख़त्म हुए, कुछ घंटे गुजर चुके हैं। कई लोग अपने घरों को छोड़कर जाना चाहते ही नहीं, क्योंकि यही उनकी पूरी ज़िंदगी है। उनका कहना है कि हम नहीं जाएंगे। इजराइल उनको दक्षिणी गाजा की तरफ भेजना चाह रहा है, और उसका कहना है कि वो हमास के लड़ाकों को ढूंढकर मारने के लिए ये कार्रवाई कर रहा है, और इसीलिए लोगों को ये समय दे रहा है कि वो वहाँ से निकल जाए। लेकिन बहुत लोग नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि पूरा मानवीय संकट हो गया। जाएंगे कैसे? गाड़ियों में फ्यूल नहीं है। जाएंगे तो कहाँ, क्योंकि वहाँ कोई रहने के ठिकाने नहीं हैं। खाएंगे क्या? बिजली पानी कहीं है नहीं। तो एक बहुत बड़ा संकट जिस पर पूरी दुनिया की निगाह है। पूरी दुनिया के जो मानवाधिकार संगठन हैं वो नज़र गड़ाए बैठे हैं, लगातार कह रहे हैं कि कुछ हल अब निकलना चाहिए। दुनिया के तमाम देशों को आगे आना चाहिए, इस पूरे मसले पर बैठकर बात करनी चाहिए, और इजराइल जो है वो इन हमलों को रोके। नागरिक जो निशाना बन रहे हैं वो निशाना न बने। हालांकि इजराइल की सेना जो है वो इस दावे को लगातार खारिज कर रही है कि वो लोगों पर हमला कर रही है। लोगों पर उसका कहना है कि हमारा बिल्कुल निशाना नहीं लग रहा है, हम सिर्फ हमास के ठिकानों पर निशाना बना रहे हैं। और हमास ने ठिकाने उन सभी जगहों पर बनाए हुए हैं जो घने रिहायशी इलाके हैं, इसलिए उनकी जद में आम लोग आ रहे हैं। लेकिन इजराइल का कहना है कि वो फिर भी अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरत रहा है। लेकिन कितनी भी एहतियात बरते, आसमान से जो गिरने वाला बम है वो नीचे पहचानता नहीं किसी को। इसलिए हमास के कितने लोग मारे जा रहे हैं नहीं पता, लेकिन आम नागरिक तो निश्चित ही इसका जो असर है वो झेल रहा है। तो
जैसा हमने बताया, इजराइल ने गाजा में सभी ज़रूरी सामानों की सप्लाई काट दी है। बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया है। गाजा इजराइल बॉर्डर से हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल ने गाजा की पूरी तरह से नाकेबंदी कर रखी है और हर तरह की सप्लाई रोक रखी है। इससे गाजा में मानवीय त्रासदी की स्थिति है। हमले की जद में बड़ी तादाद में आम नागरिक भी जान गंवा रहे हैं। लाखों बेघर हो चुके हैं। उत्तरी गाजा से 11 लाख लोगों को दक्षिणी गाजा जाने की हिदायत के बाद बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी उधर भाग रहे हैं। लेकिन जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी है उसका आरोप है कि इजराइल के बम उस पर भी गिर रहे हैं और बहुतों की जान जा रही है। हालांकि इजराइल ने ये कहा है कि वो उस रास्ते पर बमबारी नहीं करेगा। आज उसने एक वक्त भी सुनिश्चित किया और कहा कि लोग निकल सकते हैं। इजराइल का आरोप है कि हमास के जो लोग हैं वो उत्तरी गाजा नहीं छोड़ने दे रहे लोगों को, क्योंकि वो उन्हें मानवीय ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। इजराइल बार बार कह रहा है कि उसका मकसद हमास को निशाना बनाना है, आम शहरियों को नहीं। लेकिन गाजा में सप्लाई रोके जाने से और राफा क्रॉसिंग को बंद किए जाने से गाजा पट्टी के लोग फंस कर रह गए हैं। इजराइल के ज़मीनी हमले की सूरत में उनको जानमाल का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, ये तय है। मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए यूएन से लेकर यूरोपीय यूनियन तक कोशिश में जुटा है और ये कोशिश है इजराइल को मनाने की कि मानवीय सहायता वहां पहुंचने दे, ताकि आम लोग जो हैं शिकार न हो मानवीय त्रासदी का। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया है कि इजराइल और हमास के बीच जो मानवीय आधार पर जो है युद्ध विराम हो, इस बाबत सोमवार को वोटिंग होने की संभावना है। चीन ने कहा है कि इजराइल अपने आत्मरक्षा के अधिकार के दायरे से बाहर जाकर काम कर रहा है और गाजा के लिए मानवीय मदद जो है वो इजिप्ट पहुंच रहा है, लेकिन वहां से गाजा जाने की मंजूरी इजराइल नहीं दे रहा। तो ये जो एक दिक्कत है वो सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो है जो बाइडन ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बात की है और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी बात की है। दोनों से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। बाइडन ने इजराइल के पीएम को भरोसा दिया कि अमेरिका का पूरा समर्थन उनको मिलता रहेगा। वहीं राष्ट्रपति अब्बास से अपील की है कि बयान जारी कर वो हमास के हमले की निंदा करें, लेकिन ऐसा जो अब्बास हैं करेंगे इसकी संभावना नहीं है। एक तरफ ज़मीन पर इजराइल सैन्य रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो कूटनीतिक मोर्चा संभाले हुआ है। अमेरिकी विदेश मंत्री जो हैं वो जो ब्लिंकन हैं जॉर्डन, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई और इजिप्ट का दौरा कर इन सभी को इस बात को लेकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमास ने जिस तरीके से नरसंहार किया और इसलिए उसका जो खात्मा है वो जरूरी है। वे फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट जो अब्बास हैं उनसे भी वो मिल चुके हैं। अमेरिका कूटनीतिक मोर्चे के साथ साथ सैन्य रणनीति भी आगे बढ़ा रहा है। उसने अपना दूसरा विमान वाहक जो समुद्री पोत है वो भी भूमध्य सागर में भेज दिया है, ताकि अगर युद्ध में ईरान जैसा कोई देश कूदे तो उसका माकूल जवाब जो है दिया जा सके। ईरान कह चुका है कि अगर इजराइल गाजा में घुसा तो भूकंप आएगा, यानी कि गंभीर नतीजे होंगे। तो इस तरह की धमकी जो है वो ईरान की तरफ से आई है। हालांकि जब एक ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा तो क्या रिटेलिएशन होता है ये देखने की बात होगी। बीच अमेरिका, ईरान, लेबनान और सीरिया समेत तमाम देशों को आगाह कर चुका है कि इजराइल और हमास के बीच की लड़ाई में ना कूदे। और इजराइल ने सीरिया के एलेप्पो में हवाई अड्डों पर हमले कर रनवे को अच्छा खासा नुकसान पहुँचाया है। इसके पीछे की जो मंशा है वो ये है कि ईरान से विमानों के जरिए आने वाला जो हथियारों का खेत है वो यहाँ ना पहुँचे और यहाँ से लेबनान जाए, जहाँ हिजबुल्लाह के हाथों तक ये हथियार पहुँचता है। ये एक चेन है। तो हथियार पहुँचाने का जो बड़ा रास्ता है उसको बंद करने की कोशिश इजराइल ने अपनी तरफ से की है। और वैसे इजराइल और लेबनान सीमा पर भी काफ़ी सैन्य हलचल है। हिजबुल्लाह इजराइल पर एंटी टैंक मिसाइल से भी हमले कर रहा है और इजराइल जो है वो अपनी पूरी ताकत के साथ उसका जवाब दे रहा है। जो इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह के एक और आतंकी को, एक और कमांडर को मार गिराया है। कुल मिलाकर इजराइल हमास जंग के फैलने की पूरी आशंका है, लेकिन इजराइल ने जिस तरह की तैयारी की है
उसको लगता है कि वो रुकने वाला नहीं है। और यही तैयारी जो है यहाँ फ्रंट लाइन पर आकर नज़र आती है, जहाँ पे टैंक का जो जमावड़ा है, जहाँ पे मुस्तैदी है, आर्टिलरी से यहाँ से फायरिंग की जा रही है। और ग्राउंड ऑपरेशन के पहले जो एक डोमिनेंस है गाजा पट्टी में, वो बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह वहाँ हैं जहाँ पर इस युद्ध को लड़ा जा रहा है, उसके बिल्कुल करीब इजराइल गाज़ा तट पर, इजराइल गाज़ा बॉर्डर पर। यहीं पर ज़ेड्रॉट शहर है जहाँ से स्थानीय लोगों को इजराइल अब हटा रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर कोई लड़ाई यहाँ बढ़ी तो जो ज़ेड्रॉट के लोग हैं उनको दिक्कत आ सकती है, इसलिए उन्हें पहले ही सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है, क्योंकि हमास यहाँ रॉकेट दागकर स्थानीय आबादी को नुकसान पहुँचा सकता है। गाज़ा की उत्तरी सीमा से लोगों को दक्षिण गाज़ा जाने को इजराइल कह चुका है, और इस बीच आज जो अल्टीमेटम उसने दिया था वो भी ख़त्म हो चुका है। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने ज़ेड्रॉट शहर में जो है दौरा किया, वहाँ देखा कि किस तरह की स्थितियाँ हैं, लोगों को किस तरह से वहाँ से हटाकर दूसरी जगहों पर भेजने की इजराइल तैयारी कर रहा है। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ये दिखा रहे हैं। करीब 30,000 की आबादी वाले ज़ेड्रॉट शहर में अब पूरी तरह से सन्नाटा है। यहाँ से 60% आबादी को पहले ही यहाँ से रिलोकेट कर दिया गया है, यहाँ से इवैक्यूएट करके ले जाया गया है। जिनके पास अपनी गाड़ियाँ थी वो अपनी गाड़ियों से पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं, और अब जो व्यवस्था की गई है वो उन लोगों के लिए जो अपनी गाड़ियों से जो नहीं जा सकते। यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है, सड़कें जो हैं सूनी है, जो गाड़ियाँ यहाँ पर हैं ज़्यादातर प्रेस की गाड़ियाँ हैं, क्योंकि इस पॉइंट से जो इवैक्यूएशन का जो काम है वो शुरू हुआ है। बसों में भरकर जो यहाँ निवासी बचे हुए हैं उनको ले जाया जा रहा है। तो ये जो है तकरीबन 5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये शहर है। जैसा कि मैंने बताया 30,000 की आबादी है, और यहाँ से एक एक जो लोग हैं उनको निकालने का जो सिलसिला है वो जारी है। बिल्कुल ऐसा सन्नाटा है यहाँ पे, जैसे लगता है कि ये कोई भूतहा शहर हो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रंट लाइन से लगता हुआ इलाका है, और गाज़ा से रॉकेट का जो सीधा हमला है वो इस इलाके में आता है। और इसलिए अब जबकि ये ग्राउंड जो ऑफेंसिव की शुरुआत इजराइल की तरफ से होने वाली है, तो जो रिटेलिएशन उधर से आएगा सीधा असर ज़ेड्रॉट जैसे शहर पे पड़ेगा, और इसलिए यहाँ से लोगों को निकालने का फैसला किया गया है। ये तो दक्षिणी इजराइल का इलाका है, लेकिन लेबनान से लगने वाली सीमा पर भी इवैक्यूएशन का काम जो है वो कई दिनों से चल रहा है। जो जानकारी वहाँ से आई है उसके मुताबिक 4.5 किलोमीटर के दायरे में सिविलियंस को नहीं आने की हिदायत दी गई है कि वो ना आएँ। जो ब्लू लाइन है, जो जिसको कि लेबनान बॉर्डर पे, लेबनान और इजराइल के बीच जो सीमा है उसको ब्लू लाइन कहते हैं, उस ब्लू लाइन के 4.5 किलोमीटर अंदर आने की इजाज़त नहीं है, सिविलियन को मना किया गया है। जो मेतुला गाँव है, जहाँ पिछले साल नवंबर में मैं गया था, वो रिपोर्ट हम आपको अलग से दिखाएंगे। मेतुला गांव से जो लगने वाली सीमा है वहां पर भी जो इवैक्यूएशन है वो मेतुला गांव भी खाली कराया गया, और बाकी जो उस इलाके के गांव हैं और जो रिहायशी इलाके हैं उसको भी खाली कराया गया है, क्योंकि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह जो है वो लगातार रॉकेट के जो हमले हैं और एंटी टैंक मिसाइल तक वो दाग रहा है। जो कुछ और शहर हैं जो कि हमास के निशाने पर थे, और जहां से जो है जो कि सीमावर्ती इलाकों में आते हैं, उन शहरों में जैसे कि नाहल ओज़े, एरेज़, नीर एम, मेफालसिम, फाजा, जेविम, हानेर, इबिम, नेतिव हसारा, याद, मोरदेचाई, ये सब ऐसे इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं जहाँ से कि इवैक्यूएशन का फैसला किया गया है। तो एक तैयारी है इजराइल की तरफ से ग्राउंड ऑफेंसिव की, और बदले में उधर से जो रिटेलिएशन आएगा उसकी आशंका के मद्देनज़र इन इलाकों को खाली कराया जा रहा है। और अब जो है यहाँ जो सिविलियंस हैं वो, जैसा कि मैंने बताया कि बड़ी तादाद में पहले निकल चुके हैं, लेकिन अब भी जिनको जो यहाँ पे फंसे रह गए हैं ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू करने के पहले उनको बाहर निकालने की तैयारी है। और इसी सिलसिले में ये जो बसें हैं यहाँ जो इस सेंटर से लोगों को लेकर अंदरूनी इलाके में जा रहे हैं, ताकि ले जाया जा रहा है उनको, ताकि जो युद्ध जब ज़्यादा लंबा खींचेगा और ज़्यादा गंभीर
तौर पे रिटेलिएशन होगा तो इनकी जो ज़िंदगी है वो बचाई जा सके। तो जितनी भी सवारी आती है, जितने भी लोग आते हैं, चाहे 2 हों, 4 हों, 10 हों, 12 हों, ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया जाता। और जो बस है यहाँ पर वो 4, 5 या 10, 12 जो यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, उनको लेकर निकल जाती है, क्योंकि जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन को पूरा करना है। और इसी वजह से यहाँ जो लोग अब फंसे रह गए हैं उनको पहले ही इत्तला दे दी गई थी कि आज यहाँ से बसों में उनको लेकर जाया जाएगा। और ये जो दूसरी बस है वो भी यहाँ से निकल चुकी है। तो इजराइल हमास के बीच इस युद्ध के फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। हालांकि अमेरिका इस कोशिश में लगा हुआ है कि युद्ध का विस्तार ना हो। अमेरिका के रक्षा मंत्री एंटनी ब्लिंकन जो है वो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जो है वो लगातार जो खाड़ी देश हैं उनका दौरा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सभी को समझाएं और ये बताएं कि इजराइल को अपनी रक्षा के लिए ये कार्रवाई करने का अधिकार है। लेकिन फिर भी इस पूरे इलाके में जो कार्रवाई है इस वक्त इजराइल की, उसको लेकर दुनिया में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इजराइल की इस कार्रवाई का निशाना गाजा के आम लोग बन रहे हैं। वहाँ एक बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया है और इसलिए फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में दुनिया के कई देशों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, इसके अलावा सैंटियागो चिली, लेबनान में बेरूत से तस्वीरें हैं, जॉर्डन से तस्वीर, इटली से तस्वीरें हैं, जर्मनी से तस्वीरें हैं। तो इन सभी जगहों पर फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में लोग सामने आए हैं। उनका कहना है कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन जो है प्रॉब्लम हो गई है, एक मानवीय संकट हो गया है। यहाँ आम लोग पिस रहे हैं। हमास के खिलाफ कार्रवाई जो इजराइल कर रहा है उसका खमियाजा आम लोग झेल रहे हैं। और इस दौरान कई जगहों पर इजराइल के समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ भी रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं और कहीं कहीं झड़प भी हो रही है। तो ये इस वक्त स्थिति है, लेकिन ये वास्तव में एक बड़ी स्थिति है कि गाजा के जो लोग हैं, करीब 20 से 23 लाख लोग, वो इस संकट के सबसे बड़े शिकार हैं। हमास ने जो करतूत की उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इजराइल का कहना है कि वो आम लोगों को ध्यान में रखकर बमबारी कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जिस तरह से वहाँ अंदर से खबरें आ रही हैं उससे लगता है कि वहाँ आम लोग बहुत बुरी तरह शिकार हुए हैं। ऊपर से बिजली, पानी, खाने की सप्लाई, ईंधन सब कुछ कटा हुआ है, इसलिए लोगों के सामने दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। युद्ध को शुरू हुए 9 दिन हो चुके हैं। 9 दिन बहुत होते हैं अगर आप ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई काट दें। इजराइल गाजा युद्ध के बीच यरूशलेम शहर पहुंचे हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह और कादम्बिनी शर्मा। इन दिनों ये शहर वीरान है, सड़कें सूनी हैं। 2 दिन पहले यहां फायरिंग की एक घटना हुई थी जिसमें 2 जवान घायल हुए थे, एक बंदूकधारी मारा गया था। इसके बाद से लोगों में यहां दहशत है। यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद है जो मुस्लिमों का तीसरा सबसे पवित्र एक तरह से तीर्थ स्थल है। सिनेगॉग है जो एक तरह से यहूदियों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। यरूशलेम वो जगह है जहाँ से 3 धर्मों की शुरुआत हुई, इसलिए ईसाइयों के लिए, मुस्लिमों के लिए और यहूदियों के लिए, सबके लिए बहुत पवित्र स्थल है और ये एक तरह से इस पूरे विवाद के केंद्र में भी है। लेकिन इन दिनों यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा है। अल-अक्सा मस्जिद से हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ये पुराना यरूशलेम शहर है और ये पीछे जो है वो अल-अक्सा मॉस्क जो है उसकी जो गुंबद है वो नज़र आ रही है, जो काले रंग की है, और साथ में ये जो सुनहरे रंग में जो नज़र आ रही है वो डोम ऑफ द रॉक्स है। और इन जगहों को जो इस्लाम में जो है वो तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना गया है और ये कहा गया है कि ये जो जगह है यहाँ पर जो पैगंबर हैं वो मक्का से आए और यहीं से उन्होंने जन्नत की यात्रा की। दूसरी तरफ इसको टेंपल माउंट कहा जाता है यहूदियों की तरफ से, और वो मानते हैं कि दुनिया की शुरुआत यहीं हुई और उनके लिए एक सबसे पवित्र जगह है। और इसी बात को लेकर जो यहाँ एक विवाद है वो दशकों पुराना जो विवाद है, जो कि हालांकि इतिहास में जाएँ तो और पीछे तक ये विवाद जाता है, लेकिन 1948 में जब इजराइल बना और उसके बाद जो खींचतान शुरू हुई वो जो है वो आज तक चली आ रही है। 1967 में इस पुराने शहर में जो इजराइल है उसने कब्ज़ा कर लिया। हालांकि जो अल-अक्सा मॉस्क है उसको लेकर जो विवाद है वो ज़्यादा गहरा बना रहा और जो ये यहाँ जो ये बाहरी जो सुरक्षा है या जो
बाहरी जो यहाँ व्यवस्था है वो इजराइल की सरकार देखती है। यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो इजराइल पुलिस की जो वैन है वो लगी हुई है। तो जो बाहरी सुरक्षा है वो इजराइल के हाथों में है, लेकिन मॉस्क के अंदर जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो वक्फ बोर्ड देखता है, जिस पर कि जॉर्डन का नियंत्रण है। तो ये एक समझौते के तहत स्थिति तक पहुंचा गया, लेकिन अभी जो हालत इस हमास के हमले के बाद जो बनी है उसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आती। कुछ दिन पहले भी यहाँ पर एक स्टैबिंग की जो फायरिंग की जो वारदात है वो हुई, जिसमें कि 2 घायल हुए, 2 इजरायली घायल हुए, और वो दृश्य सब ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे फायरिंग हुई है। तो एक तनाव का माहौल यहाँ पे लगातार बना रहता है। सुरक्षा की जो एक स्थिति है उसको संभालने की कोशिश हमेशा यहाँ पर रहती है। हालांकि एक इस तरह का सामंजस्य स्थापित यहाँ पर किया गया है कि जो यहूदी हैं वो अपने जो वेस्टर्न वॉल है वहाँ तक आएँ, वहाँ पर उसको शोक की दीवार भी कहते हैं, वहाँ पर आकर वो अपना जो एक शोक जो है वो मनाते हैं। लेकिन जो मॉस्क के अंदर जो नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है वो मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, लेकिन यहूदियों को प्रार्थना की वहाँ पे इजाज़त नहीं है। और ये इसको लेकर एक खींचतान चलती रहती है। जब इजराइल की जो सेना है या जो पुलिस है, कई बार उन्होंने अंदर दबिश डाला है और वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि नमाजियों के भेष में बहुत सारे जो प्रदर्शनकारी हैं वो वहाँ पे छिपे हुए हैं। और इस तरह के रेड्स के बाद जो है इलाके में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो ख़राब हुई है, झड़प हुई है, कई बार सैकड़ों की जान भी गई है। तो ये जो खींचतान है इस मॉस्क को लेकर वो लंबे समय से चला आ रहा है, और वो उसने इस इलाके की जो शांति है उस पर भी असर डाला है। मैं आपको एक बार छोटे में दिखा दूं कि ये जो वेस्टर्न वॉल है, अमूमन यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, लेकिन आज क्योंकि एक तो शनिवार का दिन है और दूसरा ये कि सबात जो पवित्र दिन है, उस वजह से ज़्यादातर जो यहूदी हैं वो अपने घरों में हैं और वो बाहर नहीं निकले हैं, इसलिए भी सड़कें यहाँ पर सूनी हैं। जो यहाँ पे गाड़ियों की तादाद जो है वो कम है, लेकिन जो ये स्थिति यहाँ पर जो बनी है, अभी भी हमने देखा कुछ दिन पहले कि यहाँ पे किस तरह से जो प्रदर्शन हैं वो हुए हैं। तो ये एक खींचतान की जो एक जगह है वो है, और इस वजह से जो सुरक्षा के जो हालात हैं वो बिगड़ते रहे हैं। जो हमें आपको ऊपर से हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से इजराइल की पुलिस जो है उसको यहाँ की सुरक्षा का ज़िम्मा उसके पास है, लेकिन जो प्रार्थना अंदर यहूदी करना चाहें तो वो नहीं कर सकते, उसकी इजाज़त उनको नहीं। हालांकि जो बहुत ही रिलीजियस यहूदी हैं, उनका ये विचार है कि प्रार्थना करने के लिए अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो इतना डिवाइन, इतना पवित्र जगह मानते हैं कि उनको लगता है कि पैर रखने से वो अपवित्र हो जाएगा। तो वो उनकी अपनी एक मान्यता है, उनकी एक सोच है। लेकिन जो विवाद का जो जगह है वो ये यहाँ पर है, और ये मॉस्क में जाने का जो रास्ता है वो देखिए, अराफात अज़ारात इजराइल प्लाज़ा, और यहाँ से जो मुसलमानों को अंदर जाने की इजाज़त है। और हमें ये बताया गया कि जब वो जाते हैं तो उसके बाद वहाँ से जो आपको एक जो ओवरब्रिज की तरह का नज़र आ रहा है, वहाँ से वो मॉस्क में जो अंदर दाखिल होते हैं, और निकलने का जो रास्ता है वो दूसरी तरफ है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बनाई गई है, ताकि किसी तरह का जो प्रदर्शन है वो ना हो पाए और कोई भी ऐसा तत्व जो है वो यहाँ अंदर ना घुस पाए जिससे कि हिंसा को बढ़ावा मिले। तो ये एक स्थिति यहाँ की है, और ये स्थिति जो है वो लंबी चलने की आशंका है, क्योंकि हमास के आतंकी हमले के बाद जो स्थिति बनी है और जिस तरीके से इजराइल जो है एक जवाबी कार्रवाई की तैयारी में है। हवाई हमले तो लगातार कर ही रहा है, लेकिन जो ग्राउंड एक ऑपरेशन की गाजा में तैयारी की जा रही है, अंदर घुसने की, गाजा के अंदर जाकर वहाँ से जो हमास की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको ख़त्म करने की, तो वो जो तैयारी जिस तरह से चल रही है। और यहाँ क्योंकि इस शहर की जो आबादी है 1 बिलियन से ज़्यादा की आबादी यहाँ पर बताई गई है, और जो अगर जो मुस्लिम और यहूदी का अनुपात देखें
और इस वक्त की एक बड़ी खबर, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा पर कुछ बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने इसे लेकर लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में क्या आरोप लगाए गए हैं, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा। निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद हैं लोकसभा के। उन्होंने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा है। इसमें टीएमसी की जो सांसद हैं लोकसभा की महुआ मोइत्रा, उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप यह है कि लोकसभा में कैश और गिफ्ट लेकर सवाल पूछे गए। हीरानंदानी ग्रुप से गिफ्ट और कैश लिए हैं महुआ मोइत्रा ने। यह आरोप निशिकांत दुबे ने अपने पत्र में लगाया है। यह भी लिखा गया है कि हीरानंदानी ग्रुप के फायदे के लिए यह सवाल पूछे गए हैं। इसी तरह यह भी इसमें पत्र में आगे लिखा गया कि हीरानंदानी के कहने पर अदानी ग्रुप को निशाना बनाया है। दर्शन हीरानंदानी को लोकसभा अकाउंट जो उनका अपना है, जिसके जरिए सवाल पूछे जा सकते हैं, उसका एक्सेस भी दिया। और 2019 से 23 के बीच 61 में से 50 सवाल हीरानंदानी के लिए पूछे हैं महुआ मोइत्रा ने। यह आरोप लगाया है निशिकांत दुबे ने। कैश के बदले सवाल विशेषाधिकार का हनन है और कैश के बदले सवाल सदन की अवमानना भी है। ये निशिकांत दुबे ने अपने पत्र में लिखा है। उन्होंने ये कहा है कि कैश के बदले सवाल आईपीसी की धारा 120A के तहत अपराध है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच कमेटी बनाने की मांग निशिकांत दुबे ने अपने इस पत्र में की है। साथ ही ये भी लिखा है कि रिपोर्ट के आने तक महुआ मोइत्रा को सस्पेंड किया जाए, लोकसभा में उन्हें न आने दिया जाए। निशिकांत दुबे ने दरअसल वकील हैं एक जय अनंत देहाद्री, उनकी चिट्ठी के आधार पर यह शिकायत की है। ये पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से समझ लेते हैं। महुआ मोइत्रा पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वकील हैं अनंत देहाद्री, जिनकी निशिकांत दुबे को चिट्ठी मिली है। और इस चिट्ठी में क्या क्या लिखा है, इसमें ये लिखा गया था कि 2021 में दर्शन हीरानंदानी ने महुआ मोइत्रा को 2 करोड़ रुपए दिए, यह आरोप लगाया गया। इंटरनेशनल मीडिया में अदानी और पीएम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए ये 2 करोड़ रुपए दिए गए। जुलाई 2019 में दर्शन के पीए ने महुआ के घर अदानी के खिलाफ डोजियर पहुंचाया। अदानी पर महुआ के आरोपों की झलक हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी दिखाई दी है। और साथ ही यह भी लिखा गया है कि पीएम अदानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए कई सवाल लोकसभा में पूछे गए। ये सवाल दरअसल हीरानंदानी के कारोबारी हितों से जुड़े हुए थे। अदानी ग्रुप से एनर्जी इंफ्रा कॉन्ट्रैक्ट हारा था। हीरानंदानी ग्रुप सवाल पूछने के बदले उन्होंने महुआ मोइत्रा को कैश और गिफ्ट दिया, ये भी आरोप इसमें निशिकांत दुबे के पत्र में लगाया गया है। 2019 का चुनाव लड़ने के लिए 75 लाख रुपए दिए गए महुआ मोइत्रा को। दर्शन हीरानंदानी ने उन्हें कई महंगे आईफोन की गिफ्ट भी दी है। और साथ ही महुआ को आवंटित सरकारी आवास की मरम्मत भी दर्शन ने ही कराई। महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी के कहने पर लोकसभा में कई सवाल पूछे हैं। महुआ ने दर्शन को अपने लोकसभा अकाउंट का एक्सेस दिया, जिसके जरिए ये सवाल उन्होंने खुद पूछ लिए। सवाल या तो दर्शन ने खुद पोस्ट किए या फिर दर्शन के कहने पर महुआ ने पोस्ट किए। ये भी आरोप इस पत्र में लगाया गया है। ये भी कहा गया है कि 2019 से 2023 के बीच ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। कुल 61 प्रश्न पूछे गए, इनमें से 50 सवाल हीरानंदानी के कहने पर पूछे गए थे। ये भी आरोप लगाया गया है। इसमें पारादीप और धामरा पोर्ट से तेल और गैस की सप्लाई पर सवाल भी पूछे गए। महुआ ने यूरिया की सब्सिडी को लेकर भी सवाल पूछे, जो सीधे सीधे कारोबारी हिस्से जुड़े हुए थे। स्टील की कीमत जो रियल एस्टेट्स को प्रभावित करती है, उसको लेकर के भी सवाल था। इनकम टैक्स विभाग की शक्तियों पर भी सवाल पूछे गए थे। और ये क्यों पूछे गए थे, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे कि इसका हीरानंदानी से क्या रिश्ता है। जय देहाद्री ने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को भी अपनी शिकायत सौंपी है। और आपको बता दें कि जो निशिकांत दुबे ने पत्र दिया है आज लोकसभा अध्यक्ष को, उसमें भी इस पत्र को साथ में लगाया गया है। और साथ में आपको ये बता दें कि महुआ मोइत्रा ने इस बीच ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की जांच होनी बाकी है। उनकी जांच हो तो मैं भी जांच के लिए तैयार हूं। इसके साथ ही कई और भी आरोप हैं, जिनमें आपको मैं बता देता हूं पढ़ करके आगे। ये पूछा गया था कि क्या गेल और IOCL ने धामरा LNG टर्मिनल से करार किया है। यह भी कारोबारी हिस्से जुड़ा हुआ सवाल था। धामरा टर्मिनल को सालाना कितने की पेमेंट दी गई, यह प्रश्न भी पूछा गया। क्या धामरा टर्मिनल से करार के लिए कोई टेंडर निकाला गया था। यह वो तमाम सवाल हैं जो लोकसभा में महुआ मोइत्रा की ओर से पूछे गए थे। यूरिया बनाने के लिए नेचुरल गैस की खरीद में कितनी सब्सिडी दी जा रही है। RBI ने जिस कमर्शियल रियल एस्टेट लोन का ऐलान किया, क्या वो घरों, इमारतों और दफ्तरों के लिए भी है, ये भी प्रश्न आया। अदानी ग्रुप में निवेश करने वाले FPI के मालिक कौन हैं, ये भी महुआ मोइत्रा जानना चाहती थी। क्या अदानी ग्रुप के खिलाफ ED और SEBI की जांच चल रही है, ये प्रश्न भी पूछा गया। स्टील के दाम कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, ये भी रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ
मामला था और सवाल था। क्या देश में नेचुरल गैस की मांग बढ़ रही है, ये प्रश्न भी पूछा गया। क्या अदानी ग्रुप को 6 एयरपोर्ट पीपीपी मॉडल पर दिए जा रहे हैं। क्या हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को पीएमएलए की ताकत को लेकर, इस्तेमाल को लेकर आगाह किया है, ये भी पूछा गया। क्या किसी व्यक्ति द्वारा डिस्क्लोजर करने के बाद भी 3 साल के अतिरिक्त टैक्स की जांच हो सकती है, ये प्रश्न भी पूछा गया। माना गया कि इनमें से कई प्रश्न जो है वो हीरानंदानी ग्रुप के जो कारोबारी हित हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये आपको बता दें, ये पूरी फहरिस्त है और ये वो सारी सूचनाएं हैं जो निशिकांत दुबे ने अपने पत्र में लिखी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ये पत्र लिखा गया है और इस पत्र में निशिकांत दुबे ने कहा है कि जब तक इसके लिए जांच पूरी ना हो उन्हें सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए, उन्हें लोकसभा में ना आने दिया जाए। और निशिकांत दुबे ने इसी के साथ ये भी याद दिलाई है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कि किस तरह से संसद में एक बार इसी तरह का कांड हो चुका है जहां पर कि सवाल पूछने के बदले घूस दी गई थी। और आपको याद दिला दें कि 2005 में जब ये कांड हुआ था तब उसके बाद 10 लोकसभा के सांसद का नाम इसमें आया था और उसके बाद एक पवन कुमार बंसल की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। उस समिति ने सिफारिश की थी कि इन सभी 10 लोकसभा सांसदों को निलंबित कर दिया जाए, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। और वो समिति की सिफारिश आने के बाद इन सभी 10 सांसदों की सदस्यता चली गई थी। ये काफ़ी गंभीर मामला माना गया था क्योंकि संसद में प्रश्न पूछना एक सांसद का विशेषाधिकार होता है और इस विशेषाधिकार हनन का आरोप इनके ऊपर लगाया था कि ये पैसे लेकर के सवाल पूछते थे। और इसकी याद दिलाई गई और ये भी कहा कि जब ये 10 सांसदों ने इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो याचिका थी इसको खारिज कर दिया था। तो इसका आधार देते हुए, बुनियाद बनाते हुए निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष से अपील की है कि इस मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और इस मामले में एक जांच समिति बनाई जानी चाहिए। वक्त एक ब्रेक का। जो कि ये पत्र आप देख सकते हैं जो कि निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा है। और इस पत्र में क्या क्या लिखा है ये भी हमने आपको कुछ देर पहले सारी जानकारी दी है। और इस पत्र में ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है, आरोप लगाया गया है कि महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी से पैसे लेकर लोकसभा में सवाल पूछे हैं और इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें से 3 के लिए कांग्रेस ने आज अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 55 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। ऐसी सभी सीटों पर फिलहाल उम्मीदवारों के नाम तय नहीं किए गए हैं जहां कई दावेदार हैं या जो सीटें सियासी समीकरणों में उलझी हुई हैं। कांग्रेस ने तेलंगाना की पहली लिस्ट में बीआरएस छोड़कर आए हनुमंत राव और उनके बेटे रोहित को भी टिकट दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की पत्नी नीलिमा को भी टिकट मिला है। कांग्रेस ने रेड्डी समुदाय के 14 उम्मीदवारों को टिकट दिया। 12 ओबीसी और 3 मुस्लिम उम्मीदवारों समेत 6 महिलाओं को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तेलंगाना में भी 30 नवंबर को मतदान होना है। और ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी उमा सुधीर। तेलंगाना कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की है। इसमें 55 नाम है 119 असेंबली सीट में से और इसमें अगर खास देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रेड्डी समुदाय से हैं। हालांकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो 6% या 8% तक बताई जाती है, लेकिन कैंडिडेट्स इसमें अगर आप देखें तो 17 कैंडिडेट्स हैं 55 में से रेड्डीज का समुदाय से। उसके अलावा ओबीसी समुदाय से 12 लोग हैं, एससी समुदाय से 12, 2 एसटी के समुदाय से, 3 माइनॉरिटीज़ हैं। वेलमा अगर आप देखें तो 7 हैं जिस समुदाय से मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी बिलोंग करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए तो 55 में से 12 ऐसे लोग हैं जो हाल ही में कांग्रेस पार्टी में आए थे बीआरएस या फिर भाजपा से और उनको सीट दिए गए हैं। इस सूची में ऐसे नाम हैं जिनको आप मुख्यमंत्री के दावेदार कह सकते हैं, जैसे कि रेवंत रेड्डी हैं, पीसीसी चीफ, उनका नाम है, दामोदर राज नरसिम्हा का नाम है, भट्टी विक्रमार्का, उत्तम कुमार रेड्डी और फिर कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी। इस लिस्ट से कुछ नेम्स मिसिंग हैं जो समझा जाता है कि उनको टिकट मिलेगा या मिल सकता है।
जो मधु यास्की गौड़ हैं उनके अलावा जाना रेड्डी और उसके अलावा शबीर अली और पोन्नम प्रभाकर। शबीर अली कामारेड्डी से दावेदार हैं उस सीट के, और वहीं से मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कंटेस्ट भी कर रहे हैं गजवेल के अलावा। उसके अलावा अगर आप देखें तो उत्तम कुमार रेड्डी और उनकी पत्नी पद्मावती रेड्डी को भी टिकट दिया गया है, और ये पहले भी ऐसे हो चुका है। मैनमपल्ली हनुमंतराव जो बीआरएस के सूची में थे, उनको अब कांग्रेस का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया है मल्काजगिरी से, और उनके बेटे रोहित राव को भी टिकट दिया गया है कांग्रेस द्वारा। अगर आप देखें तो ये 55 ऐसे सीट्स हैं जिसमें कुछ खास सरप्राइज मैं कहूँगी कि नहीं है, और उन सीट्स को अवॉइड कर दिया गया है जहाँ पे 2 से ज़्यादा कंटेंडर्स हो सकते हैं, और उसकी वजह से रिबल एक्टिविटी भी हो सकती है। 18 तारीख को कांग्रेस यहाँ से बस यात्रा कर रही है जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी रहेंगे, और समझा ये जा रहा है कि उस वक्त कोई रिबेल एक्टिविटी ना हो, कोई पब्लिक एम्बैरेसमेंट ना हो ऐसे वक्त, जबकि कांग्रेस समझ रही है कि उनको तेलंगाना में सरकार बनाने के अच्छे चांसेस हैं। शायद इसीलिए इस सूची में ऐसे नाम बाहर रखे गए हैं।